हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज का जो डिस्कशन का टॉपिक होगा हम लोगों का वो होगा कोर्स कोड BHDL 135 एंड कोर्स टाइटल हिंदी भाषा विविध प्रयोग। हम लोग आज जो है इसकी चर्चा बहुत डिटेल में करने वाले हैं। ठीक है, हम लोग ज़्यादा नहीं, इस वीडियो में 4-5 क्वेश्चन ही डिस्कस करेंगे और 20 से 25 क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है दोस्तों, और जो 20 से 25 क्वेश्चन होंगे वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। आज उसी कड़ी में मैं आप लोगों से 4-5 क्वेश्चन डिस्कस करने वाला हूँ। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या क्या आज का डिस्कशन हम लोगों का। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है हम लोगों का, भाषा का अर्थ स्पष्ट करते हुए उसकी उपयुक्त परिभाषा दीजिए तथा उसके स्वरूप का विवेचन कीजिए। ठीक है, एक्चुअली दोस्तों यह जो बुक है, जो कोर्स कोड BHDL 135 है, ये जो है हिंदी भाषा की बुक है, तो इसमें हिंदी से संबंधित बातें दी गई है। सबसे पहला जो क्वेश्चन है इसमें कहा जा रहा है कि भाषा क्या है, इसका जो उपयुक्त परिभाषा है वो हमें समझाइए और इसका जो स्वरूप है उसकी विवेचना कीजिए कि किस किस तरह के भाषा के स्वरूप होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला जो है मैं आप लोगों को जो बतलाने जा रहा हूँ उसमें लिखा गया है कि मनुष्य जो है एक तरह का सामाजिक प्राणी है। ठीक है, और यह जो समाज में रहकर ही विचार विनिमय करना चाहता है, अर्थात जब मनुष्य समाज में रहेगा तो समाज के लोगों से ही ना अपनी विचार विनिमय, अपना जो विचार विमर्श है वो कर पाएगा। तो उसके लिए कुछ माध्यम की आवश्यकता होती है। ठीक है, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जब कोई दूसरा कुछ कहना चाहता है तो उसी बात को किसी दूसरे को ग्रहण कैसे करना है, तो इसी की अभिव्यक्ति की इच्छा से जो है भाषा का जन्म हुआ। ठीक है, भाषा शब्द जो है यह भाष धातु से बना है। देखिए दोस्तों, मैंने कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को अंडरलाइन किए हैं, वो ताकि आप लोगों को इस पॉइंट के माध्यम से आंसर्स लिखने में हेल्प हो जाए। ठीक है, तो भाषा जो है वो भाष धातु शब्द से बना है। ठीक है, और भाष का अर्थ होता है कहना या प्रकट करना। इट मीन्स कि अपनी इच्छाओं को प्रकट करना। ठीक है, इस प्रकार जो भाषा का अर्थ है वो है कि ऐसा कोई माध्यम, ठीक है, जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचारों को दूसरों के सामने प्रकट करता है, या हम लोग ये कह सकते हैं कि वैसा साधन जिसके द्वारा कोई भी, चाहे फिर वो मनुष्य हो या फिर जानवर हो, अपने अपने विचार विनिमय करता है। ठीक है, इस प्रकार हम कह सकते हैं कि भाषा जो है वह विचार विनिमय का एक अमोघ साधन है। ठीक है, परंतु विचार विनिमय के भाषा के अतिरिक्त अन्य माध्यम भी है, जैसे ध्वनि, संकेत आदि। ठीक है, अब ऐसा भी कहा जा रहा है कि भाषा के अलावा विचार विनिमय का कुछ और भी साधन है। ठीक है, जैसे ध्वनि। अब ध्वनि कैसे, मैं इसकी उदाहरण सहित अभी चर्चा करने वाला हूँ। ठीक है, फिर संकेत। ध्वनि के माध्यम के लिए मान लिया जाए कोई किसी को चुटकी बजाकर या ताली बजाकर बुला रहा है, तो यह भी जो है विचार विनिमय का एक माध्यम है। ठीक है, या फिर संकेत, जैसे कि रेलवे के फाटक पे रेड सिग्नल, फिर ब्लू सिग्नल, ग्रीन सिग्नल, ये भी तो एक विचार विनिमय का ही साधन है। तो इस तरह से जो है विचार विनिमय का भाषा के अतिरिक्त और भी माध्यम होता है, किंतु अगर हम इन सभी की चर्चा करें तो भाषा का जो प्रयोग है वो व्यापक हो जाएगा। ठीक है, और जो सिर्फ भाषा को हम लोग समाहित करें तो इस तरह भाषा का प्रयोग जो है सीमित होगा। ठीक है, तो भाषा का प्रयोग मुख्यतः दो अर्थों में होता है, एक तो व्यापक अर्थ में होता है, दूसरा होता है सीमित अर्थ में। हम लोग व्यापक अर्थों की चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, चलिए व्यापक अर्थ की चर्चा के लिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, ये रही हेडिंग व्यापक अर्थ की। तो देखिए, व्यापक अर्थ में होता क्या है कि ऐसा कोई भी माध्यम, ठीक है, जिसके द्वारा मनुष्य परस्पर विचार विनिमय करता है। ठीक है, और इसमें जो है इसको जो है 3 वर्गों में विभाजित किया जा सकता है, स्पर्श ग्राह्य, नेत्र ग्राह्य और श्रवण ग्राह्य। ठीक है, अब भाषा के इस अर्थ में कुछ भी आएगा। ठीक है, ये जो इसका अर्थ है वो व्यापक है। ठीक है, अब स्पर्श ग्राह्य में क्या होता है, इसके अंतर्गत वह वैसा कोई भी साधन आता है जिसके द्वारा मनुष्य अपना विचार विनिमय, अपना विचार विमर्श करते हुए स्पर्श करने का सहारा लेता है, अर्थात छूने का सहारा लेता है। ठीक है, अब कैसे, वो मैं दिखाता हूँ कैसे। देखिए, अगर कोई चोर चोरी करता है, चोरों का ग्रुप चोरी करता है, तो जब पुलिस आती है तो चोर चिल्लाता नहीं है, वो क्या करता है कि दूसरे चोर को छू लेता है या पकड़ लेता है या खींच लेता है, तो चोर समझ जाता है कि पुलिस आ चुकी है और फिर वो लोग वहां से 9-2-11 हो जाते हैं। तो इस तरह से जो है बिना बोले ही उस खतरे का संदेश जो है दूसरे चोर तक पहुंच जाता है। इस प्रकार जो है स्पर्श जो है विचार विनिमय, विचार विमर्श का एक साधन है। स्पर्श ग्राह्य, स्पर्श में होता है छूना, तो छूने से
किस तरह से विचार विनिमय होता है आप लोगों ने जान लिया है, नेत्र ग्राह्य। अब आंखों से देखा हुआ जो साधन है हम लोग उसकी चर्चा कर लेते हैं। देखिए, इसमें वैसा कोई भी साधन आएगा जिसमें विचार विमर्श, विचार विनिमय जो है मनुष्य संकेतों द्वारा करता है, अर्थात वो बोलता नहीं है, बस आंखों से अपना विचार विनिमय कर लेता है, ठीक है। और फिर इसका उदाहरण जो है दोस्तों वो ये है कि जैसे रेलगाड़ियों को जो है रेलवे गार्ड हरी झंडी दिखाता है तो जो ड्राइवर होता है वो समझ जाता है कि उसको आगे क्या करना है, या फिर आप रेड सिग्नल देखते ही जो है समझ जाते हैं कि हमें रुकना है, ठीक है। इस तरह से नेत्र ग्राह्य होता है, ओके। अब होता है श्रवण ग्राह्य, अर्थात सुनने से किस तरह से विचार विनिमय होता है। तो इसके अंतर्गत जो है समस्त ध्वनि आ जाती है जिसके द्वारा आप अपना विचार व्यक्त करते हैं, चाहे वो कोई दूसरा बोलता है आप सुनते हैं इस तरह से, या फिर किसी भी तरह की जो ध्वनि जैसे कि चुटकी बजाकर, फिर डाकघर के तार बाबू जब किटकिट करते हैं, इस तरह का संदेश से जो है व्यक्ति के जो बीच विचार विनिमय हो जाता है। तो ये भी जो है क्या है, एक साधन है हम लोगों का विचार विनिमय का, ठीक है। अब हम लोग चर्चा करते हैं कि भाषा का सीमित अर्थ क्या है। अब देखिए, सभी साधनों को अगर हम लोग ये मान लें कि ये विचार विनिमय का साधन है तो भाषा का जो अर्थ है वो बहुत बड़ा हो जाएगा, वो व्यापक हो जाएगा। किंतु भाषा जो है वो हमारी जो हिंदी भाषा है वह वैज्ञानिक अर्थ की भाषा है, इसलिए इस दृष्टि से इतना बड़ा व्यापक अर्थ भाषा के लिए उपयुक्त नहीं है, ठीक है। इस तरह से भाषा का जो है अपना एक सीमित अर्थ है जो उसको एक वैज्ञानिक स्वरूप प्रदान करता है, ठीक है। तो भाषा के वैज्ञानिक अर्थ को स्पष्ट करने का प्रयत्न भारतीय तथा पाश्चात्य भाषा वैज्ञानिकों ने किया है। अब ठीक है, अब देखते हैं क्या क्या लिखा गया है। तो भारतीय मत ये है कि दोनों दृष्टियों ने इस विभेदन को ध्यान में रखते हुए परिभाषाएं दी है, अवलोकनीय जो परिभाषाएं दी हैं वह अवलोकनीय है, ठीक है। तो संस्कृत आचार्य ने कुछ परिभाषा दी है, वो हम लोग देखते हैं। पतंजलि ने एक परिभाषा दी, व्यक्तावाची वर्णा ये संग इमे व्यक्ता वाचा, अर्थात जो वाणी वर्णों में व्यक्त होती है उसे भाषा कहते हैं। इस प्रकार पतंजलि विचारों की अभिव्यक्ति के साधन को भाषा कहा। पतंजलि के अनुसार ये कहा जा रहा है कि कोई भी वाणी जो वर्ण है, ठीक है, अर्थात वर्णों से व्यक्त जो वाणी होती है, जो वर्ण है क ख ग घ ङ, इससे जो व्यक्त वाणी होती है उसे ही हम लोग भाषा का माध्यम या भाषा या फिर विचार विनिमय का माध्यम कह सकते हैं, ठीक है। अब आधुनिक भारतीय विद्वान क्या कहते हैं हम लोग उसकी चर्चा करते हैं। तो डॉक्टर भोलानाथ तिवारी कहते हैं कि भाषा उच्चारण अवयवों से उच्चरित यादृच्छिक ध्वनि प्रतीकों की वह व्यवस्था है जिसके द्वारा एक समाज के लोग आपस में भाव और विचारों का आदान प्रदान कर सकते हैं। अब भोलानाथ तिवारी का कहना है कि भाषा जो है उच्चारण अवयवों से उच्चारण अवयव अर्थात मुर्दा, तालु, मुंह के अंदर जितने भी जो भाग होते हैं, ठीक है, उससे उच्चरित अवयव जो भी है, जो भी ध्वनि है, उसे ही हम लोग क्या कह सकते हैं, तो भाषा कह सकते हैं। उससे उच्चरित जो भी वर्ण होते हैं, ठीक है, उसके माध्यम से जो विचार विनिमय होता है उसे डॉक्टर भोलानाथ तिवारी जो है भाषा कहते हैं, ठीक है। अब हैं डॉक्टर देवेंद्र नाथ शर्मा, देखिए, ठीक है। तो देवेंद्र नाथ शर्मा के अनुसार मनुष्य किसी भी माध्यम से जो है विचार विनिमय या सहयोग आपस में करते हैं तो उस समय जो रूढ़ ध्वनि और सांकेतिक प्रणाली का प्रयोग उनके द्वारा किया जाता है उसे ही वो भाषा की संज्ञा देते हैं, ठीक है। अब है पाश्चात्य मत, अर्थात जो पश्चिमी देशों का जो क्या मत है भाषा के संबंध में वो बताया गया है। तो प्लेटो मानते हैं कि विचार आत्मा की मुख्य या अध्वन्यात्मक बातचीत है, पर जब वही ध्वन्यात्मक होकर होठों पर प्रकट होती है तो उसे हम लोग भाषा की संज्ञा देते हैं। देखिए, प्लेटो का कहना है कि विचार विनिमय जो है, यहाँ पे लिखा गया है प्लेटो का, तो विचार विनिमय जो है दोस्तों वो एक ऐसा माध्यम है जो कि हम लोगों के मुंह से प्रकट हो जाती है, होठों पर आ जाती है, तो उसे हम लोग भाषा कह सकते हैं। किंतु अगर विचार आत्मा या मुख है, अर्थात आत्मा के अंदर में मौजूद है जो कि हमारे मुख पर नहीं आई है, तो वो भाषा नहीं है। अगर वही चीज हमारे होठों पे आ जाती है तो उसे हम लोग भाषा की संज्ञा देते हैं। अब है जोशुआ हटमो के अनुसार जो भाषा एक मौखिक प्रतीकात्मक पद्धति है, ठीक है। तो भाषा मौखिक है और उसका जो कुछ प्रतीक होता है उस प्रतीक के माध्यम से जब हम लोग उस भाषा को अपने ओठों पे लाते हैं तो उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, भाषा कहते हैं, ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चन के लास्ट में पहुंच गए हैं। इसके माध्यम से भाषा जो है उच्चारण अंगों से निःसृत
विश्लेषण, योग, सार्थक यादृच्छिक ध्वनि प्रतीक की वह व्यवस्था है जिसके माध्यम से समाज एक वर्ग से दूसरे वर्ग विशेष में परस्पर विचार विनिमय करता है। ठीक है, हम ये कह सकते हैं कि उच्चारण अंगों से अर्थात हमारे मुंह के जिस भाग से जिस भी वर्ण का उच्चारण होता है, ठीक है, और उसके उच्चारण होने वाले वर्ण के योग से जो सार्थक और यादृच्छिक ध्वनियां बनती हैं, उसी जो है सार्थक और यादृच्छिक ध्वनियों के संयोग को हम लोग भाषा कहते हैं। ठीक है, हमारा जो अगला प्रश्न है वो ये है कि लिपि से आप क्या समझते हैं, लिपि के क्या फायदे हैं, या लिपि से समाज के विकास का क्या संबंध है, स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ कहना है कि लिपि किसे कहते हैं, और लिपि जो भारत में या फिर विश्व में जिस जिस तरह की लिपि बनाई गई है उसके फायदे हम लोगों को क्या क्या मिलते हैं। ठीक है, मैं इस वीडियो में बस यही क्वेश्चन आज डिस्कस करने वाला हूँ। दरअसल बहुत ज़्यादा शोर हो रहा है यहाँ पे, पता नहीं क्यों, तो यही हम लोगों का आज का लास्ट क्वेश्चन होगा। उसके बाद अगले वीडियो में हम अच्छे से आएंगे और फिर अच्छे से क्वेश्चन टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो लिपि क्या है? देखिए, लिपि का अर्थ होता है लिपना, चित्रित करना या लिखना। सीधा सीधा आप लोग डायरेक्ट ही मीनिंग समझ गए होंगे। लिपि हम लोग उसे कहते हैं जिसका अर्थ होता है लिपना, चित्रित करना या लिखना। अब देखिए, भाषा के जो लिखित स्वरूप को जानने के लिए, ठीक है, भाषा को लिखित और मूर्त रूप देने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, तो लिपि कहते हैं। ठीक है, अब लिपि की आवश्यकता क्यों पड़ी, ठीक है, तो हम लोग उसकी चर्चा करते हैं। देखिए, लिपि की आवश्यकता इसलिए पड़ी जब मानव समाज का विकास होने लगा धीरे धीरे, तो मानव जो है एक गुट में, मतलब एक झुंड में रहने के बजाय एक जगह से मतलब अलग अलग हट के रहने लगे। तो लोग दूर दूर जो रहने लगे तो फिर विचार विनिमय का साधन तो था, बोलकर लोग विचार विनिमय तो कर लेते थे, ठीक है, किंतु ऐसी आवश्यकता पड़ी कि जो विचार विनिमय हम लोग मुख से करते हैं उसको लिखा जाए। अब इसकी ऐसी तरह की आवश्यकता क्यों हुई, हम लोग ये बात कर लेते हैं। देखिए, भाषा का जो मुख्य रूप से मौखिक साधन था, जो हम लोग मुंह से बोलने के पश्चात बाद ही समाप्त हो जाता है, तो इससे क्या होता था कि वह जो है नश्वर था, वो ना उसका नाश हो जाता था। तो लोगों के दिलों में यह विचार आया कि क्यों न इस ध्वनि संकेतों को लिखित रूप दिया जाए, ठीक है, ताकि यह जो है युगों युगों तक बनी रहे। तो इस वजह से क्या हुआ कि मौखिक भाषा को लिखने का जो है सिलसिला प्रारंभ हुआ। ठीक है, अब आगे बढ़ते देखते आगे क्या लिखा गया है। अब क्या हुआ कि लिपि के माध्यम से जो है लोग अपने अपने विचार को लिखकर अभिव्यक्त करने लगे, अपने अपने विचारों को लिखकर दूसरों के सामने प्रकट करने लगे। तो इसी वक्त क्या हुआ कि भाषा की जो विभिन्न ध्वनियां थी, जो कि मुख के विभिन्न विभिन्न भागों से निकलती थी, तो उसके लिए क्या हुआ कि लिपि चिन्ह निश्चित कर दिया गया कि इस ध्वनि के लिए इस तरह का लिपि चिन्ह होगा, इस ध्वनि के लिए इस तरह का लिपि चिन्ह होगा। तो इसी वजह से जो है लिपि की उत्पत्ति हुई। अब है आगे, देखते हैं आगे क्या लिखा गया। मौखिक ध्वनियों को लिखकर प्रकट करने के लिए जो भी चिन्ह बनाए गए उसे लिपि की संज्ञा दी गई। ठीक है, तो हिंदी और संस्कृत भाषाओं की जो लिपि है वो देवनागरी है, पंजाबी भाषा की जो लिपि है वो गुरुमुखी है, उर्दू भाषा की लिपि अरबी है और अंग्रेजी भाषा की लिपि रोमन है। ठीक है, बंगला, पंजाबी, गुजराती भाषाओं की लिपि ब्राह्मणी लिपि है। ठीक है, ब्राह्मी लिपि। तो अब हम लोगों का डिस्कशन पॉइंट है कि लिपि से फायदा क्या हुआ। ठीक है, तो लिपि के विकास से पहले मनुष्य सिर्फ बोलता था, लिखता नहीं था। ठीक है, और संस्कृति के विकास के साथ लिखना प्रारंभ हुआ। देखिए, जब मनुष्य सिर्फ बोलता था उस समय लिखने की प्रथा नहीं थी, तो मनुष्य लिख नहीं पाते थे, तो उसकी जो संस्कृति थी वह जो है वहीं पर समाप्त हो जाती थी, क्योंकि लिखने का साधन नहीं था। तो उसके संस्कृति का क्या हाल था, उसके संस्कृति में कैसे कैसे चीजें होती थी, वो सारी चीजें लिखने का कोई साधन नहीं था, तो उसकी संस्कृति का विकास नहीं हो पाता था। किंतु जब संस्कृति का विकास आरंभ हुआ तो उसी के साथ लिखना भी प्रारंभ हुआ। पहले मनुष्य जो है वो ताड़ के पत्तों पर या भोजपत्र पर लिखते थे, या फिर गीली मिट्टी या पत्थरों पर भी लिखते थे। पत्थर पर जो लिखते थे शिलालेख कहलाता था। आप लोगों को पता होगा ताड़ के पत्तों पर लिखने को ताम्रपत्र पर लिखना कहते थे। ठीक है, तो प्राचीन काल में लिखना जो है बहुत कठिन काम था, और इसलिए जो है भाषा का जो है लिखित रूप अर्थात लिपि का इतना अधिक प्रचार नहीं हुआ था। संसार में कम भाषाएं लिखी जाती थी। ठीक है, और मध्य युग में जो है कागज का उत्पादन हुआ, कागज का उत्पादन आरंभ हुआ और छपाई का प्रचलन हुआ। ठीक है, तभी से जो है लिखने का व्यापक प्रचार प्रसार हुआ। अब हम कोशिश कर रहे हैं कि सभी लोग लिखना और पढ़ना सीखें, जिससे कि उसे हम लोग शिक्षित कह सके, क्योंकि जो पढ़ते लिखते नहीं है उसे हम लोग अशिक्षित की संज्ञा देते हैं।
अब है लिखने पढ़ने से ही ज्ञान का विस्तार हो सकता है। ठीक है, अब हम यह भी देखते हैं कि जो भाषाएं लिखी जाती है वे ही प्रगति करती हैं। ठीक है, उनको बोलने वाला समाज उन्नति करता है। लिपि समाज के विकास के संबंध को निम्न प्रकार से देखा जा सकता है। चलिए उसको भी थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं हम लोग। अब देखिए दोस्तों, लिपि का जो सबसे बड़ा गुण है वो यह है कि विचार को सुरक्षित रखते हुए उसे समय से आगे बढ़ाना। अर्थात लिपि का गुण यह है कि कोई भी विचार जो कि मौखिक है उसको लिखित रूप देकर उसे एक बहुत दिनों तक के लिए सुरक्षित कर देना। ठीक है, अब है कि हम बोलते तो हैं, तो फिर जैसे ही हम लोग बोलते हैं बात खत्म हो जाती है, तो उसको अस्थायी रूप देने के लिए क्या हुआ कि लिपि का प्रयोग आरंभ हुआ। लिपि में जो लिखित चिन्ह थे उसका प्रयोग आरंभ हुआ। तो उन लिपि चिन्ह के माध्यम से जो लिखी गई अक्षर ध्वनि थी वह कभी मिट नहीं सकती थी। तो इससे क्या हुआ कि मनुष्य जो है अपने ही विचार को खुद बाद में पढ़ सकता था। ठीक है, और इस कारण जो है मनुष्य अपने व्यक्तित्व को जान सकता था और थोड़े से शब्दों में बहुत सारी बातों को स्पष्ट करने की क्षमता रखता था। ठीक है, तो बोलचाल की भाषा और लिखित भाषा के स्वरूप में अंतर है और हम ये कह सकते हैं कि लिखने से भाषा का विकास होता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। लिपि से भाषा यानी भाषा के माध्यम से कहे हुए विचार जो है सुरक्षित रखे जा सकते हैं। अर्थात लिपि से जो भाषा है, जिस भाषा की लिपि है, तो उस लिपि के माध्यम से जो है भाषा को सुरक्षित रखा जा सकता है। ठीक है, और यही कारण है कि हमारे पास जो है पुराने जमाने की कृतियां सुरक्षित है, उस समय का ज्ञान विज्ञान जो है सुरक्षित है इसी लिपि की वजह से। और यह जो विचार है पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ता है और इसी कारण जो है मानव अपना विकास करता रहता है। मानव विकास के लिए जो है लिपि बहुत आवश्यक है। ठीक है, और विकास की यह कहानी ही जो है हमारी संस्कृति है। लिपि के कारण जो है हम संस्कृति को सुरक्षित रख सकते हैं। ठीक है, और लिपि के माध्यम से जो है हम संप्रेषण का विस्तार कर सकते हैं। अब कैसे विस्तार? संप्रेषण अर्थात दूसरों तक संदेश को जो है प्रेषित करना, दूसरों तक संदेश पहुंचाना। तो लिपि के माध्यम से हम एक से अधिक बहुत सारे लोगों तक अपने विचारों को पहुंचा सकते हैं। ठीक है, अब देखिए अगर हम बोलते हैं तो ज्यादा से ज्यादा कितने लोग हमें सुनेंगे? 5 लोग, 10 लोग, 20 लोग, 50 लोग। लेकिन अगर हम उसी समय अपने बातों को अखबार में लिख दे तो हो सकता है हमें शायद लाखों लोग सुनेंगे और भारत ही नहीं दुनिया के कोने कोने में लोग जो हमने लिखे हैं उस विचार को जान सकेंगे। ठीक है, तो लेखन से आने वाली जो पीढ़ियां हैं हमारे विचारों को जान सकेगी। तो इस तरह से लिपि का जो कुछ फायदा मैंने आप लोगों को बताया। उम्मीद है कि ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगेगा और एक्सट्रीमली रियली वेरी वेरी सॉरी, मैंने आज 2 ही क्वेश्चन करवाए और पता नहीं खटखट की आवाज़ या ठक ठक की आवाज़ आप लोगों को जा रही होगी, इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। पता नहीं आज क्यों इतना शोर शराबा हो रहा है, समझ नहीं आ रहा। इस वजह से मैंने बस आप लोगों को 2 क्वेश्चन ही बताए। ठीक है, इसके लिए मैं आप लोगों से बेहद क्षमा मांगता हूँ, बेहद शर्मिंदा हूँ मैं इस बात के लिए। ठीक है दोस्तों, अगले वीडियो में मैं ये कोशिश करूँगा कि इस तरह की जो आवाज़ है वो आप लोगों को ना आए। एंड अभी के लिए बस इतना ही। थैंक्स अ लॉट।